बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग मतलब फेक एनकाउंटर। माजी में फेक एनकाउंटर्स के ज़रिए या पुलिस मुकाबले ही कह लें उन्हें, पुलिस मुकाबलों के ज़रिए शोहरत पाने वाले बहुत से ऐसे पुलिस अफसरान गुज़रे भी हैं और अभी हयात भी हैं। कुछ पुलिस सर्विस में भी हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं। उनके हवाले से आज बात करेंगे। उन्होंने अपने इन पुलिस मुकाबलों की वजह से बहुत शोहरत भी पाई, बड़ा नाम कमाया। चंद एक अफसरान जिन्होंने पैसा भी बहुत कमाया, उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे लेवल पे रहे, वो रस्सागीर भी बने, उनका बड़ा दबदबा था। और चंद एक के बारे में ये है कि वो प्रॉपर्टी डीलर भी बने। अब माजी में भी और हाल में भी एक ट्रेंड चल रहा है और चलता भी रहा है कि पुलिस मुकाबलों से फेम हासिल करने वाले पुलिस अफसरान 8-8, 10-10 गनमैन लेकर अपने साथ चलते रहे हैं और उनके ताल्लुकात शहर के बहुत अहम अफराद के साथ, वो प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हों, वो रस्सागीर हों, वो पॉलिटिशियंस हों, उनके साथ हमेशा से रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये पुलिस अफसरान जो गुज़िश्ता कुछ 30-31 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, जो पुलिस अफसरान पुलिस मुकाबलों के हवाले से जिन्होंने शोहरत माई, असल में पुलिस के असल डॉन यही लोग हैं। और इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान जिस कदर तगड़े इश्तिहारियों को, उजरती कातलों को, चोरों को, डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाया है, और मैंने सैकड़ों पुलिस मुकाबले जो मेरी नज़र से गुज़रे हैं, जो मेरे सामने मिसालें हैं, में हज़ारों लोग जो हैं, हज़ारों जराइम पेशा अफराद, उनकी डेथ भी हुई, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया या उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, वो सब मेरे सामने हैं। और मैं आज अगर आपके साथ बात कर रहा हूं इसके हवाले से, तो बात करने का मकसद ये है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग यानी कि फ़ेक एनकाउंटर जो हैं, आया कि ये ठीक हैं या गलत हैं। मेरी नज़र में या मेरे और दो बाकी के साथी क्राइम रिपोर्टर्स जो हुआ करते थे, हम आपस में डिस्कस भी करते थे। जब हम बैठ के डिस्कस करते थे और मरने वालों का रिकॉर्ड चेक करते थे, देखते थे कि उन्होंने क्या क्या जुल्म किए हुए हैं और उनके जुराइम की फहरिस्त और बर्बरियत देखते थे, तो हम भी इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते थे कि यार इन लोगों को वाकई में ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। ये माशरे के नासूर हैं, इनको जेलों में भिजवाया जाता है, अदालतों से ये बरी हो जाते हैं। वजह हमारी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन, कमज़ोर इस्तग़ासा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दई होते थे वो इनके डर खौफ की वजह से उनकी शनाख्त नहीं करते थे, केसेस की पैरवी नहीं करते थे। नतीजा क्या निकलता था कि उनके वकला, उनके हाथ बहुत से कमज़ोरियाँ केस की जो होती थी वो उनके हाथ में होती थी, और वो उसका फ़ायदा उठाते हुए अदालतों में उनसे ज़मानतें करवा लेते थे, उनको बरी करवा लेते थे। तो यही जुराइम पेशा अफराद जिन्हें पकड़ के जेलों में डाला जाता था, बाहर आकर दोबारा माशरे के लिए नासूर बनते थे और अपनी कार्रवाइयाँ उसी तरह जारी किए रखते थे। खैर, ये तो एक सिलसिला अरसे से चला आ रहा है और ये चलता भी रहेगा। बात मैं कर रहा था पुलिस अफसरान के हवाले से, जो कि वाकई में पुलिस के डॉन हैं, जो पुलिस मुकाबलों की वजह से जिन्होंने बहुत सी शोहरत हासिल की है। उनके पुलिस मुकाबलों को अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल से कुछ 98 या 97% कह लें, वो पुलिस मुकाबले सारे फेक हुआ करते थे, प्लांटेड हुआ करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बाहर आकर दोबारा अपनी गुनाह की ज़िंदगी शुरू कर लिया करते थे। तो उस हवाले से जो भी अपना पुलिस अफसरान उस दौर के थे, उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था, एक अपना कह लें कि एक बाउंड्री जो थी ना, वो उन्होंने एक खींची थी। और उन्होंने उस बाउंड्री में जो 2-3 उसूल उन्होंने अपने रखे थे, वो ये थे कि ऐसे जराइम पेशा अफराद जिन्होंने डकैती के दौरान कत्ल किया हुआ हो, जिन्होंने डकैती के दौरान रेप किया हो, मासूम बच्चियों के साथ रेप के वाक़यात उस दौर में बड़े हुआ करते थे, वो इस ऐसे घिनौने अमल में शामिल हो, या उजरती कातिल जो होते थे, ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कह लें कि कोई लीगल एक्शन या लीगल वे की बजाय उनके बारे में ये डिसाइड हुआ करता था कि उन्हें पुलिस मुकाबलों में मार दिया जाएगा। और बहुत से ऐसे मामला जो है वो सामने भी आए।
ये तो एक था कि जो शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए, जुराइम पेशा लोगों का खौफ ख़त्म करने के लिए एक ये क्राइटेरिया जो है वो इस्तेमाल किया गया था, और बहुत से लोग जो हैं इस क्राइटेरिया के तहत अपने अंजाम को भी पहुँचे। तो उस दौर में जब पुलिस मुकाबला कोई हुआ करता था ना, तो उस पर बहुत से सवालात उठा करते थे, बल्कि अपना जुडिशल इंक्वायरी भी होती थी उसकी, और बहुत सारे पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ 302 के मुकदमात भी दर्ज हुए थे। वो बाद में उनके मामलात मुद्दइयों के साथ सेटल हो जाते, या वो अफसरान तफ्तीश के दौरान बेगुनाह करार दे दिए जाते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा सवालात उस दौर में जो है ना उठा करते थे इन एनकाउंटर्स की वजह से। बहुत सारे अपना पुलिस एनकाउंटर्स जो हैं वो उनके बारे में मैं खुद समझ लें कि मेरे सामने जो हुए हैं उनका मैं गवाह भी हूँ, या उनके बारे में असलियत और सच्चाई के बारे में जानता भी हूँ। इसी तरह मेरे और भी साथी जो दोस्त क्राइम रिपोर्टिंग हम किया करते थे इकट्ठे, वो भी उसकी हकीकत और सच्चाई से वाकिफ़ हुआ करते थे। तो बात करने का मकसद ये है कि इन फेक एनकाउंटर्स या कोई असली इनकाउंटर्स कह लें, उसके हवाले से जिन पुलिस अफसरान ने शोहरत हासिल की, उन्होंने अपने अपने दौर में बहुत लैविश ज़िंदगी गुजारी। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक अपना रहन सहन रखा होता था, और ये जो पुलिस अफसरान थे इनमें से बेशतर के ताल्लुकात उस दौर के या आज के दौर के इश्तिहारियों के साथ भी थे और शूटर्स के साथ भी थे। चंद एक पुलिस अफसरान के बारे में ऐसे भी वाक़यात सामने आए थे कि उनके इश्तिहारी और शूटर जो थे वो उनके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हुआ करते थे, उनके कहने पर कहीं भी फायरिंग कर देते थे, किसी को डराना हो, धमकाना हो। ये भी हमने माजी में देखा है। यूँ कह लें कि वो इश्तिहारी और शूटर्स इन पुलिस अफसरान के बगल बच्चे हुआ करते थे। अच्छा, इन पुलिस अफसरान में से चंद एक के बारे में आपको मैं ये बताऊं कि उनके बारे में ये भी था कि जब टॉप 10 इश्तिहारी जो थे वो उनका बड़ा दौर था और बड़ा खौफ हुआ करता था, एक दौर था उनका। उस दौर में जिन इश्तिहारियों को, उजरती कातलों को, टॉप 10 को मारा गया, उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। उनको मारने के लिए शहर के चंद एक बाअसर रसागीर कह लें उनको, बदमाश कह लें उनको, या कोई भी नाम दे लें उन्हें, उन्होंने उसको पैसे पुलिस अफसरान को देकर उन इश्तिहारियों को मरवाया भी था। अब उन इश्तिहारियों को पैसे लेकर मारना तो एक अलग चीज़ थी, क्योंकि वो इश्तिहारी उस टाइम शहर भर के लिए चैलेंज थे, पुलिस के लिए चैलेंज थे। नाक में दम किया रखा था उन्होंने, किसी से उनकी जान महफूज नहीं होती थी, और लोगों की दुश्मनदारियाँ भी वो निभाते थे। पैसे लेकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब पुलिस अफसरान की भी मजबूरी थी कि इनका कला कमा किस तरह किया जाए। अब उस कला कमा के लिए जिस पुलिस अफसर के पास उनकी इन्फॉर्मेशन होती थी, या कोई रसागीर जो भी किसी पुलिस अफसर को अपॉइंट करता था, वो अपना ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दिया करते थे, और उस अफसर को गो हेड होता था कि जिंदा मुर्दा जिस तरह भी हो इस इश्तिहारी को, बाप को, इसकी ज़िंदगी के बाप को ख़त्म किया जाए। तो जेलों से निकाल कर भी लोगों को मारा गया, और जो वैसे पकड़े गए उन्हें भी मारा गया। बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं, आपके साथ डिस्कस भी करूंगा मैं ये मामला सारे। बल्कि एक ऐसी मिसाल मैं आपको बताऊं कि लोगों की कोशिश ये हुआ करती थी कि वो अपने कोई दुश्मनदारों को भी इन पुलिस अफसरान के ज़रिए कैफ़र किरदार तक पहुंचा दें। लेकिन ऐसे पुलिस अफसर भी हमने देखे हैं जिन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल कोरा जवाब दिया अफसरान को। एक वाक़या मेरे सामने का है, मैं आपको बताऊं कि एक पुलिस अफसर लाहौर शहर में हुआ करते थे, उमर विरक, एसपी CIA होते थे वो, और उनकी सारी ज़िंदगी तकरीबन उनकी लाहौर शहर में नौकरी रही है। चंद एक पोस्टिंग्स उनकी लाहौर से बाहर रही हैं। वो DSP इकबाल टाउन हुआ करते थे। मैं उनके पास बैठा हुआ था एक दिन, तो मेरी मौजूदगी में एक टेलीफोन कॉल आती है उनको, PTCL नंबर पर एक किसी बड़े अफसर की कॉल थी। वो मुझे उस अफसर का नाम नहीं बताया, और आज तक उमर विरक से भी मैंने एक दो दफ़ा पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे उस अफसर का नाम नहीं बताया था। लेकिन मैंने अपनी मौजूदगी में जो उनकी गुफ्तगू सुनी, तो वो कॉल करने वाला अफसर उमर विरक को ये कह रहा था कि उन्होंने कुछ 3 लोग पकड़े हुए हैं, इश्तिहारी थे वो, तो वो उनको पुलिस मुकाबले में मारने के लिए कह रहे थे। लेकिन उमर विरक ने कहा कि जी मैंने उनसे तफ्तीश की है, वो सिर्फ इश्तिहारी हैं, ना तो वो उजरती कातिल हैं, ना उन्होंने डकैती के दौरान कोई रेप किया हुआ है, और ना डकैती के दौरान कोई कत्ल किया हुआ है। वो कोई चोर, डाकू या उजरती कातिल नहीं है, वो रेपिस्ट नहीं है। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं
ये दुश्मनदार लोग हैं, अपने दुश्मनदारी में उन्होंने जो कुछ भी कत्ल शतल किए हुए हैं उसमें इश्तिहारी थे, हमने पकड़ा हुआ है, हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करेंगे, चालान जमा कराएंगे, तो ये अपने मुकदमात जो हैं वो अदालत में भुगतेंगे, तो इनको मारना जो है वो मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। तो उस अफसर ने ज़ोर काफ़ी दिया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था उसका, और उन्होंने कहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर आप ये काम करवाना चाहते हैं तो किसी और से करवा लें, मैं नहीं कर सकता। बड़ा ठोक के जवाब दिया था उन्होंने। इसी तरह एक वाक़या आपके साथ मैं और शेयर करता हूँ, वो भी मेरे सामने का वाक़या है। एक बड़ा तगड़ा इश्तिहारी हुआ करता था, टॉप 10 में उसका शुमार था, वो पकड़ा जाता है सियालकोट में। सियालकोट में एक इंस्पेक्टर जिसकी लाहौर भी पोस्टिंग रही है, वो वहाँ पर तैनात था, उसने उसको पकड़ लिया। अब उस इश्तिहारी ने उस इंस्पेक्टर से बात की कि मुझे छोड़ने का तुम क्या लोगे? तो इंस्पेक्टर ने कहा तेरे पास है क्या, तू तो खुद इश्तिहारी है, तू कहाँ से मुझे पैसे ला के देगा? उसने कहा जी पैसे लाना मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे सिर्फ एक टेलीफोन दे दें, मोबाइल फ़ोन दे दें, मुझे कॉल करवाएं, पैसों का अरेंज मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। उस इंस्पेक्टर ने उसको मोबाइल फ़ोन दिया, तो उस इश्तिहारी ने लाहौर के एक इंतहाई बाअसर शख्सियत, बड़ा नाम था उसका, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि ये वो उस दुनिया में नहीं है अब, उसको कॉल की उसने, और उसने कहा कि मैं पकड़ा गया हूँ सियालकोट में, फ़लाँ पुलिस अफसर ने मुझे पकड़ा है, तो मुझे छोड़ने के लिए इतने पैसे चाहिए। पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, डिमांड ज़्यादा थी। तो उसने कहा कि जिस शख्सियत को फ़ोन किया था ना, उसने आगे कहा कि यार अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूं तो क्या होगा? उसने कहा जी पैसे नहीं दोगे तो फिर ਤੁਹਾਡੇ कहन ते मैं जो कुछ किया है वो मैं सारा इन्हों दसांगा, तो मजबूरी होएगी ਤੁਹਾਨੂੰ भी लिया इत्थे मेरे नाल लिया के, मेरे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ बंद करना पेगा लिया के इन्हों, तो मैं तो फिर दस देंगा जे तुसी मैनू पैसे नहीं दोगे। तो उन्हें कहा अच्छा कोई थोड़ा जिहा टाइम दे, मैं कुछ अरेंज करना, अरेंज करके दसना, तो मैं तेनू इस नंबर पर दोबारा कॉल कराँगा। ये बात हो गई। अब मैंने उस बंदे को जिसको कॉल आई थी उसको मैंने परेशान देखा काफ़ी। मैंने उससे पूछा भी कि परेशानी की वजह क्या है, तो उसने कहा कोई नहीं, बस ज़रा एक कोई मामला है, मैं उसको निपटा लूँ तो फिर मैं देखता हूँ। अब उस शख्स ने, वो बाअसर शख्सियत जो लाहौर की थी, अल्लाह पाक उसको गरीक रहमत करे, उसने क्या किया कि उसने उसको इश्तिहारी के कहने पे पुलिस अफसर को पैसे देने की बजाय उसने पुलिस अफसर से डायरेक्ट बात की, और उसने कहा कि इसको छोड़ने के लिए तुम इतने पैसे मांग रहे हो, मैं तुम्हें इससे डबल पैसे देता हूँ। उसने कहा करना क्या है? उसने कहा करना क्या है, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन इसको छोड़ने के नहीं, इसको मारने के लिए पैसे मिल जाएंगे। वो पुलिस अफसर उसके साथ एग्री कर गया। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि उस इश्तिहारी को मारने के लिए उस पुलिस अफसर को कितने पैसे दिए गए थे, लेकिन उस दौर में जो वो इश्तिहारी था, टॉप 10 इश्तिहारी था, उसको मारने के लिए बहुत एक बड़ी रकम दी गई थी। उस दौर के हिसाब से वो काफ़ी माकूल और काफ़ी बड़ी रकम थी। खैर उसके बाद मामला तय हो गए। उस मामला तय होने के बाद उससे मेरी फिर आमना सामना होता है उस शख्सियत से। तो मैंने उससे पूछा कि लगता है मामला ठीक हो गया, चेहरे पे तेरे मुस्कुराहट है और मुतमईन भी है। कहता हाँ काफ़ी हद तक मामला तय हो गए हैं, और अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें खुशखबरी भी सुनाऊंगा। थोड़ी देर में मैं कहा क्या? कहता यार एक लाइव पुलिस एनकाउंटर होना है, वो मैंने मोबाइल फ़ोन पे सुनना है, तो उसके बाद फिर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा। और वही हुआ कि रात हुई, और रात के टाइम उसने उस इश्तिहारी को सियालकोट में जब मारा गया तो वो फायरिंग की आवाज़ जो है वो मोबाइल फ़ोन पर सुनाई गई, और वो उस पुलिस अफसर ने उसके बाद कहा कि भाई ये काम हो गया है। फिर थोड़ी देर गुजरी, हमें सियालकोट से नुमाइंदगान के ज़रिए ख़बरें आई कि एक टॉप 10 इश्तिहारी सियालकोट में पुलिस के साथ मुकाबले में मारा गया है, और उसके मुकाबले में मारे जाने के 1-2 दिन बाद ही वो पुलिस अफसर लाहौर आया, और उस शख्सियत के डेरे पर जाकर उसने वो रकम भी वसूल की, और वसूल करके वो चलता बना। तो एक सिर्फ यही नहीं, बहुत से ऐसे टॉप 10 इश्तिहारी जो थे जिनको मारने के लिए बड़ी बड़ी रकूम खर्च की गई, अपनी दुश्मनियाँ निभाने के लिए या उनसे बचने के लिए, उनका कला कमा करने के लिए, अपने मुखालफिन को कमज़ोर करने के लिए इश्तिहारियों को मरवाया गया, पैसे देकर मरवाया गया, जेलों से निकलवा कर मरवाया गया। बल्कि एक बड़ा ही खौफ की अलामत, दहशत की अलामत कह लें, स्टूडेंट लीडर
स्टूडेंट तो वो नहीं था, लेकिन स्टूडेंट लीडर के तौर पर वो बड़ा सामने आया। उसका नाम आतिफ चौधरी था। अरशद अमीन का मुखालिफ था और पुलिस के साथ मुकाबले भी बहुत हुए, बहुत सारी वारदातें उसने की। उसका भी जुराइम की ज़िंदगी का जो एक हिस्सा है वो भरा पड़ा है उसकी जुराइम की दास्तानों से। उसके पुलिस मुकाबले में उसको मारा गया था जिस जगह पर, उस हवाले से भी उस दौर में बड़ा शोर गुगा हुआ, बड़ी ख़बरें छपीं कि उस टाइम उसके कत्ल के लिए कुछ 40 या 42 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो कि पुलिस अफसरान को किसी को दिए गए थे। और जिन पुलिस अफसरान को उस पैसों का इसका पता लगा था कि इसके मुकाबले के लिए पैसे खर्च किए गए हैं, तो वो बड़ा शोर मचाते थे और वो पैसे लेने वाले अफसरान के बारे में बड़ा उल्टा सीधा बोलते थे, यहाँ तक कि गालियाँ तक निकालते थे उन्हें। तो इस किस्म के मामलात माजी में बहुत से पेश आए हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि हमारी नज़र से गुज़रे हैं, हम उनके गवाह भी हैं। एक ऐसा आपको मैं किसी शूटर्स की बात बताऊं। मैंने बताया कि पुलिस अफसरान के ताल्लुकात शूटर्स के साथ, इश्तिहारियों के साथ। एक कोई प्रमोटर था, वो दुबई ताइफे शाइफे लेके जाता था, वहाँ पर क्लबों में डांस वांस के मामला देखता था, यहाँ से लड़कियाँ ले जाकर। तो वो किसी डांस क्लब में अपना को लड़कियों को भेजना था, वहाँ पर वो लड़कियाँ नहीं जा रही थीं, वो प्रमोटर उसकी बात नहीं मान रहा था। तो यहाँ पर एक किसी पुलिस अफसर के ज़रिए जो है उसको डराने धमकाने के लिए कुछ शूटर्स हायर किए गए। तो उन शूटर्स ने उसके घर पर इतनी फायरिंग की, उस प्रमोटर के घर पर इतनी फायरिंग की कि वो उसका घर, मैं आपको बताऊं कि जैसे छानना होता है ना, तो वो मंजर पेश कर रहा था, इतनी फायरिंग हुई थी उसके घर पर। तो उसके बाद वो प्रमोटर भी रास्ते पर आ गया था और उसने उनकी बात मान ली थी। बेशुमार वाक़यात हैं ऐसे जो भरे पड़े हैं, जिसके हवाले से हम बात करें तो मेरा ख्याल टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो बात मैं कर रहा था पुलिस अफसरान के हवाले से, फ़ेक एनकाउंटर्स के हवाले से। तो फ़ेक एनकाउंटर्स जो हुआ करते थे उस दौर में, बहुत से पुलिस अफसरान आज भी हैं, मतलब कि जो पुलिस मुकाबलों के हवाले से मशहूर हैं, उनमें से ज़्यादातर की कोशिश ये हुआ करती थी कि शहर का अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इन नासूरों का जो है वो ख़ात्मा ज़रूरी है। और उसके लिए उनके पास हल हुआ करता था कि यही कि एक उनको मुकाबले में मारा जाए। और बहरहाल इसकी पैरवी तो कोई करता नहीं, पैरवी होती नहीं, वो इसलिए कि उनके जुराइम की फहरिस्त, उनके गुनाह इतने खौफनाक होते हैं कि उनके जो वर्सा होते हैं वो भी उसकी पैरवी नहीं करते। वो भी अपनी जान छुड़ाते हैं कि किसी तरीके से ये जान छूटे। एक बाप था ज़िंदगी का, उसकी गंदा बाप था जो उसने अरसा गुजारा, वो ख़त्म हुआ, तो अब वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पुलिस अफसरान जो पुलिस मुकाबलों के हवाले से फ़ेम हासिल किया जिन्होंने, सब एक ही कैटेगरी के नहीं हैं। इनमें से कुछ लोग जिन्होंने इन पुलिस मुकाबलों को बेस बनाकर अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया, पैसे कमाए हैं, एक दबदबा, रोब और तल्लुकात अपने बनाए उन्होंने। लेकिन कुछ ऐसे भी पुलिस अफसरान हैं और जो माजी में भी गुजरे हैं, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लॉयल्टी था और अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना था। सॉरी। पुलिस मुकाबलों के हवाले से माजी और हाल में जो पुलिस अफसरान जिन्होंने शोहरत पाई है और जो उसकी हवाले से उन्होंने महकमाना तौर पे भी और मुल्की सतह पर भी बड़ा नाम कमाया है, उनमें मैं आपको बताऊं कि उमर विरक हुआ करते थे, SPCA भी रहे हैं यहाँ पर। और उमर विरक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये पंजाब पुलिस का वन मैन शो हुआ करता था। इस CIA की कारकर्दगी और बाकी पुलिस की कारकर्दगी एक तरफ रख लें तो इनकी पल्ला जो है वो भारी होता था। और ये अपने मुलाजमत के आखिरी दौर में मैं आपको बताऊं कि कुछ चंद साल रह गए थे रिटायरमेंट के लिए, तो ये भी बस महकमाना साजिश का शिकार हो गया। और सिर्फ़ इस एक बंदे की वजह से, इस एक बंदे की मुखालफत की वजह से पूरे पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि 27-28 हज़ार पुलिस अफसरान और अहलकार थे जो उसका शिकार हुए और उनको उनके ओहदों से अपना हटाया भी गया, उनको तनज़्ज़ुलियाँ भी की गई, उनकी मुलाजमतों से बर्खास्तें भी की गई।
और कई अफसरान ऐसे भी हुए जो कि अपने तनज़लियाँ होने पर और जो शोल्डर प्रमोशन जिसको कहते हैं ना, वो शोल्डर प्रमोशन वापस लिए जाने पर उन्होंने दोबारा अपनी नौकरियां ही ज्वाइन नहीं की, तो वो उन्होंने बाकी वक्त इसी तरह से गुजारा। तो उमर विरक उनमें से एक ऐसा पुलिस अफसर है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम किए। बड़े बड़े दहशत गर्दों को उन्होंने पकड़ा, बड़े बड़े जुराइम पेशा अफराद, इश्तिहारी, उजरती कातल, डाकू, रेपिस्ट, उनको उन्होंने पकड़ा, उनको कैफर किरदार तक भी पहुंचाया, लेकिन उन्हें एंड में इस चीज़ का रिवार्ड नहीं मिला। इन पुलिस अफसरान में मैं मज़ीद आपको बताऊं कि एक शहीद तारक कंबो, आशिक मार्त, नवीद सईद, फिर उसके बाद आबिद हुसैन बॉक्सर हैं, राना हसीब अंजम हुआ करते थे, शरीफ सिंधु मरहूम, बशीर नियाजी मरहूम, फ़याज़ अहमद DSP थे, ये इनकी भी पिछला कुछ अरसे में डेथ हो गई है। एक हमारे मौजूदा दौर में राशिद बिन भट्ट हैं, मोहम्मद अली भट्ट हैं, CIA के पुलिस अफसर हैं, राना फ़ारूक मरहूम हुआ करते थे, अबरार शाह, फिर हसनैन हैदर, मियाँ साकिब, जुल्फ़कार विरक, मैर आज़म, करामत भट्टी, जावेद सद्दीक, तारक सजवार, मज़हर इकबाल, इम्तियाज़ भल्ली, ऐसे और बहुत से नाम हैं पुलिस अफसरान के जिन्होंने पुलिस मुकाबलों से बड़ी शोहरत पाई है और उनका एक रोब था, एक दबदबा था, एक खौफ था। ये वो पुलिस अफसरान हैं, अगर इन्होंने पुलिस मुकाबलों के हवाले से जो इनका खौफ और दहशत हुआ करती थी ना, इनको जब किसी इलाके में कोई वारदात बहुत ज़्यादा हो जाती थी ना किसी एरिया में, तो इनको वहाँ पर किसी इलाके में SHO या DSP लगाया जाता था ना, तो उस एरिया से जो चोर, डाकू और वारदात करने वाले होते थे ना, वो इलाका छोड़ देते थे। इलाका क्या छोड़ देते थे, बल्कि उनको ये होता था कि अब अगर हमने लाहौर शहर में वारदातें जारी रखी और हम काबू आ गए तो फिर हमारा वो आखिरी गिरफ़्तारी होगी, उसके बाद ना तो हम छूट सकेंगे और ना ही हम दोबारा कभी गिरफ़्तार रहने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि हम अगर गिरफ्त में आ गए तो बस ये गिरफ़्तारी हमारी आखिरी होगी, हमारा उसके बाद पुलिस मुकाबला ही होना है। तो ये बहुत सी ऐसी और भी चीज़ें हैं और भी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और आगे भी करता रहूँगा। इस पुलिस मुकाबलों के हवाले से कुछ हमें कमेंट्स भी कीजिएगा कि आया कि ये फेक एनकाउंटर, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है, ये ठीक है, ये पुलिस को करनी चाहिए, इसको जारी रहना चाहिए, या इनको गिरफ़्तार करके इनके जो केसेस हैं, जो मुकदमात हैं, उनको अदालतों में चलाना चाहिए। इस हवाले से भी हमें बताइएगा, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।